हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है IAS 37 एंड IAS 10 शुरू करने वाले हैं बच्चों। IAS 37 बच्चों, इस टॉपिक को हम बुलाते हैं प्रोविजन, कॉमा, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट। तो इस IAS का नाम है बच्चों प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट। और इस प्रोविजन का नाम है बच्चों इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। IAS 10 का नाम है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, रिपोर्टिंग डेट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट IAS है, पेपर में बहुत बार आता है और आपके पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आज देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। और बच्चों मानिए मेरी बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं चीज़ों को और समझना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर रहेगा। टेंशन फ्री होकर बिल्कुल आराम से रिलैक्स्ड मूड में पढ़ाई करिएगा आज। तो बच्चों बिल्कुल टॉपिक मुश्किल नहीं है, आराम से फोकस्ड रहना है। अब शुरू कर रहा हूँ मैं अपना टॉपिक IAS 37। बच्चों सबसे पहले आज हम प्रोविजन से शुरू करेंगे कि प्रोविजन क्या होता है। तो लेट्स स्टडी अबाउट प्रोविजन फर्स्ट। व्हाट इज प्रोविजन? तो बच्चों आज हम देखेंगे कि ये प्रोविजन क्या होता है। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बेसिकली आपने अपने नॉलेज लेवल में प्रोविजन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी ज़रूर, बट प्रोविजन क्या होता है मैं आपको थोड़ा बहुत आज भी समझाऊंगा। बच्चों एक चीज़ हमारे को पता है कि प्रोविजन, जब हमारा प्रोविजन बनता है तो एंट्री एक होती है एसेट अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। तो बच्चों हमने एक चीज़ देखी इस एंट्री से कि हमारा एसेट अकाउंट क्या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाता है और प्रोविजन हमारा क्रेडिट हो जाता है। तो बच्चों क्या मेरे को इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बता सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट कुछ ऐसे पड़ेगा, इसका प्रॉफिट तो हो जाएगा बच्चों कम। क्यों होगा कम? क्योंकि प्रोविजन जो है वो हमारा एक्सपेंस की तरह अगर बनता है तो वो जाता है हमारे P&L अकाउंट में और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारी एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी बुक्स में। बच्चों ये दोनों तरीके की हो सकती है, करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी हो सकती है। फिर हम आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब बच्चों हम पढ़ते हैं प्रोविजन होता क्या है। प्रोविजन की डेफिनेशन में बच्चों कुछ तीन चीजें कवर्ड है। अब हम वो तीन चीजें लाइन बाय लाइन समझेंगे कि ये क्या क्या है। बच्चों हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, हैंडराइटिंग को इग्नोर करिएगा लेकिन पढ़ाई को इग्नोर मत करिएगा। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट। फिर आता है बच्चों प्रोबेबल आउटफ्लो और मेजरेबल आउटकम। मेजरेबल आउटकम। तो बच्चों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, पहले हम ये समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। प्रोविजन बच्चों इन तीन केसेस में बनता है, ये तीन सिचुएशन होनी चाहिए एंड सिचुएशंस है बच्चों, ये तीनों होनी चाहिए तभी जाके हम प्रोविजन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट बच्चों हमारी आज की कोई ऑब्लिगेशन है जो हमारे पास्ट इवेंट से अराइज हुई है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। समझना बच्चों, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आज की ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, ये नहीं है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू प्रेजेंट इवेंट या फ्यूचर की कोई ऑब्लिगेशन। तो अब समझते हैं इसका, मैं आपको कुछ एग्जांपल देके भी बताऊंगा इसका क्या है। पहले ये चीज देखना। पहला तो बच्चों इसमें पॉइंट है ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यू टू फ्यूचर एक्शन। तो हमारा फ्यूचर एक्शन इसको अवॉइड नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल देता हूं, ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, कैन नॉट बी अवॉइडेड
ड्यू टू फ्यूचर एक्शन। तो ये क्या है समझना बच्चों। बच्चों एक एग्जांपल लो। अ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो बच्चों आप एक बिल्डिंग लीज पे ले रहे हो, आप एक प्रॉपर्टी लीज पे ले रहे हो और आपको आपका जो लैंडलॉर्ड है वो एक कंडीशन देता है कि 2 साल बाद आपको इसको पूरा रिपेयर कराना पड़ेगा, आप इसमें अभी जो मर्जी करिए बट 2 साल बाद मुझे ये बिल्कुल नई कंडीशन में चाहिए। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आज आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हो और उसने आपके सामने ये ऑब्लिगेशन रखी है कि आपको 2 साल बाद रिपेयर करा। बच्चों आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आज ही ये प्रॉपर्टी लीज पे ही ना लो, रेंट पे ही ना लो। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, आप 2 साल से पहले ही उस प्रॉपर्टी को छोड़ दो। भाई आपने टर्मिनेट कर दिया उसको, तो ये भी तो ऑप्शन है। फिर आपको उस केस में 2 साल बाद रिपेयर नहीं कराने होंगे, 2 साल बाद रिपेयर का खर्चा नहीं करना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे इस फ्यूचर एक्शन की वजह से, क्या फ्यूचर एक्शन था कि शायद हम ये लीज पे ही ना लें। दूसरा कि हम ये वाली प्रॉपर्टी ले तो रहे हैं बट इसको 2 साल से पहले ही छोड़ दें, तो हमारे को इस केस में रिपेयर नहीं कराना पड़ेगा। तो बच्चों ये इसका एक एग्जांपल है, आप नोट भी कर सकते हैं। फिर बच्चों फिर होता है प्रोबेबल आउटफ्लो। प्रोबेबल आउटफ्लो क्या होता है बच्चों, आउटफ्लो विच इज पॉसिबल इन मोर देन 50%, मतलब 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि ये आउटफ्लो होगा, मतलब ये इवेंट अराइज होगा, इसके चांसेस क्या हैं 50% से ज्यादा है, तो ये प्रोबेबल आउटफ्लो हो गया। और मेजरेबल आउटकम बच्चों दो तरीके के होते हैं। मेजरेबल आउटकम दो तरीके के होते हैं। मेजरेबल आउटकम बच्चों मेरे साथ समझिएगा, मेजरेबल आउटकम होता क्या है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं इसमें बट बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मेजरेबल आउटकम क्या है बच्चों, इसमें हमारे दो केसेस हैं, एक होता है वन ऑफ इवेंट्स और एक क्या होता है बच्चों, न्यूमरस इवेंट्स। हमारे दो तरीके की इवेंट्स होते हैं बच्चों, एक होते हैं वन ऑफ इवेंट्स और एक होते हैं न्यूमरस इवेंट्स। इसका मतलब क्या है कि एक इवेंट तो ऐसा है जो शायद एक ही बार हो, भाई आग एक ही बार लग सकती है, या कोई भी ऐसा इवेंट जो एक ही बार होगा। न्यूमरस इवेंट्स क्या है बच्चों, जो इवेंट बहुत प्रोबेबल है होने का, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट होता है। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दूंगा अभी। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इस केस में तो बच्चों हम मोस्ट लाइकली आउटकम को अपना मेजरेबल आउटकम मानते हैं और इसका हम प्रोविजन बनाते हैं। मोस्ट लाइकली आउटकम मतलब ज्यादा चांसेस किसके हैं, ज्यादा चांसेस क्या अमाउंट पे करने के होंगे उसको हम इस केस में मानेंगे हमारा प्रोविजन अमाउंट। और न्यूमरस इवेंट्स के केस में बच्चों हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। तो अब मेरे साथ समझिएगा पहले वन ऑफ इवेंट। बच्चों मान लो कि आपके कुछ गुड्स हैं, तो वो अगर मान लो फायर में फायर आती है, फायर से जल जाते हैं, तो फायर आपकी फैक्ट्री के एरिया में बहुत फ्रीक्वेंट है, हो भी सकती है और वन ऑफ इवेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डेली का इवेंट है, इट्स अ वन ऑफ इवेंट। तो आप ये एस्टिमेट करते हो आपका मैक्सिमम लॉस होगा $15,000 का, लेट से। आपका बच्चों मिनिमम लॉस होगा $5,000 का, लेट से। और आपका मोस्ट लाइकली जो आउटकम आएगा, मोस्ट लाइकली जो अमाउंट आपको नुकसान होगा वो होगा अराउंड $12,000 का बच्चों। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, इस केस में आप प्रोविजन किस चीज़ का बनाओगे, क्या मैक्सिमम का बना दोगे? भाई हम प्रूडेंट हैं बट हम हर चीज़ को एस्टिमेट नहीं कर सकते, हम मैक्सिमम का बनाएंगे तो वो एक एक सही पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करेगा बच्चों बुक्स में। और मिनिमम का तो हम बना ही नहीं सकते, हमें प्रूडेंटली उसको बनाना है। तो हम इस केस में क्या कंसिडर करते हैं, मोस्ट लाइकली आउटकम। हम इस केस में मोस्ट लाइकली आउटकम जो कि $12,000 है इसका प्रोविजन बनाते हैं बच्चों। फिर हम देखते हैं न्यूमरस इवेंट्स क्या होते हैं। तो न्यूमरस इवेंट्स क्या है, ये भी देख लो बच्चों। न्यूमरस इवेंट्स होते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाया और आप एस्टिमेट कर रहे हो कि उसमें डिफेक्ट नहीं होगा, तो आपका लॉस कितना होगा, 0। और इसके चांसेस है 20%। आपके प्रोडक्ट में एक माइनर डिफेक्ट आएगा, जिससे आपको लॉस हो सकता है $5,000 का।
ये लॉस है बच्चों और ये प्रोबेबिलिटी है होने की। तो माइनर डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी मान लो बच्चों 40% है। और एक मेजर डिफेक्ट भी आ सकता है भाई, कोई मेजर डिफेक्ट भी आ सकता है। उस केस में आपका लॉस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, जो कि आप मान लो $12,000 बनता है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 40% है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूँ इस केस में मेरे को प्रोविजन की अमाउंट बताओ बच्चों, तो कौन सी बोलोगे? क्या मेजर डिफेक्ट के $12,000 बोल दोगे, क्या नो डिफेक्ट मान लोगे, या माइनर डिफेक्ट मान लोगे? अब कोई बच्चे बोल सकते हैं सर माइनर डिफेक्ट हमारा जो है मोस्ट लाइकली कैसे हुआ बच्चों? आप ये सोचो, माइनर डिफेक्ट हो सकता है, मेजर भी तो हो सकता है, उतने ही चांसेस है दोनों के। नहीं भी होते तो माइनर मेजर कुछ भी हो सकता है। इस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है, इसको आप लिख सकते हैं आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी। जो आपका इस केस में कुछ बन के आई थी 0 × 20% प्लस 5,000 इंटू 40%। भाई 5,000 का लॉस होने के क्या चांसेस है, 40%। और 12,000 के क्या चांसेस है लॉस होने के, 40%। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, ये आपका प्रोविजन का अमाउंट बन जाएगा। ये मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। 0 × 20% तो 0 ही होगा बच्चों। 5,000 इंटू 40% आपका 2,000 बनता है, और 12,000 का 40% 4,800 बनता है। तो आपका टोटल बन गया 6,800। तो बच्चों आपने ये देखा कि 6,800 का प्रोविजन बनाने की आपको नीड है। ये एक ऐसी अमाउंट है जो प्रूडेंटली आपने डिसाइड करी है, और ये आपको एक करेक्ट एस्टिमेट, एक बेस्ट एस्टिमेट देती है कि आपको क्या अमाउंट फ्यूचर में लॉस हो सकता है, पे करनी पड़ सकती है आउट ऑफ योर पॉकेट्स। फिर बच्चों एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे साथ समझिएगा। ये पार्ट है आपका बच्चों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट का। तो बच्चों हमने क्या देखा था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट। एक बार मेरे साथ रिवाइज भी कर लो क्या होता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बच्चों आज की कोई ऑब्लिगेशन है जो आपके पास्ट इवेंट की वजह से हुई है, फ्यूचर की वजह से नहीं हुई, आज अराइज है आपके पास्ट इवेंट की वजह से। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ इसका। जैसे मान लो कोई आपकी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, कोई वर्कर था उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसने कुछ टाइम बाद जाके एक केस करा आपकी कंपनी में कि भाई मेरे को कंपनी की सेफ वर्किंग कंडीशंस ना होने की वजह से ये एक्सीडेंट कॉज हुआ, जिस वजह से मेरे को बहुत नुकसान हुआ, मैं काम नहीं कर पाया, इस वजह से मेरे को $10,000 का हर्जाना चाहिए। तो बच्चों $10,000 आपके पास्ट इवेंट की वजह से आज का भुगतान बनता है। तो इस केस में आप क्या करोगे, ये आपको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पे करनी पड़ेगी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंड ये आपको आज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं इसमें दो चीजें बच्चों, दो केसेस हैं। एक है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल और एक है बच्चों आपका कंस्ट्रक्टिव। बच्चों पहले कॉन्ट्रैक्चुअल समझो। कॉन्ट्रैक्चुअल का बच्चों मतलब सीधा सीधा ये है कि इट अराइजेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। दिस ऑब्लिगेशन arises ड्यू टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है सर? भाई इसका एग्जांपल बच्चों, मानो आप कि आप लैपटॉप बेचते हो, आपकी कंपनी लैपटॉप सेल करती है, और आपकी कंपनी जो आपके कस्टमर्स हैं उनको एक वारंटी प्रोवाइड करती है कि आप 1 साल तक कोई भी डिफॉल्ट हुआ तो हम इसके लिए लायबल होंगे, आप हमारे पास आइए, अपनी वारंटी क्लेम करिए, अगर आपका लैपटॉप फिर भी ठीक नहीं हो पाता हम आपको रिप्लेस करके भी देंगे। तो ये आपकी एक ऑब्लिगेशन है जो आपने लिखित पेपर में दी है, कॉन्ट्रैक्ट कराया आपने उसके साथ कि 1 साल तक कोई भी डिफॉल्ट हम ठीक कराएंगे। तो बच्चों ये तो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल हो गई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट से आप लायबल थे, आपके पास एक ऑब्लिगेशन आई ड्यू टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों अब कंस्ट्रक्टिव समझना, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इट पहले तो आप ये देखो, मैं लिखता हूं, इट अराइजेस ड्यू टू पास्ट कंडक्ट। इट अराइजेस ड्यू टू पास्ट कंडक्ट। तो सर ये पास्ट कंडक्ट क्या है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका एग्जांपल है बच्चों वारंटी। समझो मेरी बात। भाई मैं टायर मैन्युफैक्चरर हूँ मान लो,
मैं एक टायर मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी चीज़ नहीं लिखी है कि अगर आप मेरे से टायर लोगे तो इसको साल की 2 साल की वारंटी मेरी होगी। बट बच्चों मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करता हूँ कि अगर मेरे कस्टमर को कभी कोई दिक्कत होती है, मेरे प्रोडक्ट से कोई दिक्कत आती है नियर फ्यूचर में, मान लो 1 साल या 2 साल, इसको मैं रिप्लेस करके दूंगा। मैंने ये फ्यूचर में भी करता आया हूँ और मैं इसको आगे भी कंटिन्यू रखने की इंटेंशन रखता हूँ। इसका मतलब कि मैं वारंटी प्रोवाइड करूंगा, मैंने कोई लिखित नहीं दिया है, बट ये मैं पास्ट मेरे कंडक्ट है और मैं आगे भी यही चीज़ फॉलो करने वाला हूँ कि मेरे कस्टमर को कोई भी दिक्कत आती है मेरे प्रोडक्ट में 1 साल या 2 साल तक, तो इसको मैं ठीक करा कर दूंगा। बच्चों क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, बट ये आपके पास्ट कंडक्ट की वजह से, ये पास्ट इवेंट में आपने एक टायर बेचा, उस वजह से आपको ये वारंटी आज आपको मे बी पे करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है देखने वाली, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है, कोई आपको लीगली पैसे पे कर नहीं करने, बट आप अज्यूम करते हो कि आप ये अमाउंट पे करोगे। तो बच्चों हमारे को ये समझना है कॉन्ट्रैक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव में क्या फर्क है। कॉन्ट्रैक्चुअल में तो आप लीगली एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाइंड होते हो कि आपको ये अमाउंट पे करनी है, बट कंस्ट्रक्टिव में ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव में आप अज्यूम करते हो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि नहीं, मेरे को अपने कस्टमर्स को खुश रखना है, मुझे अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए वारंटी देनी पड़ेगी, साल या 2 साल जो भी होगा मैं करवा के दूंगा, आप मेरे पास आइए और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस केस में बच्चों हम कंस्ट्रक्टिव मानते हैं उसको। दिस इज ऑल्सो अ ऑब्लिगेशन अराइजिंग इन योर प्रेजेंट बट ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। तो होप करता हूँ आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आई होगी। अब मेरे साथ बच्चों प्रोविजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो पहला पॉइंट है, प्रोविजन आर रिव्यूड ईच ईयर एंड adjusted to reflect current best estimate। तो बच्चों समझो, यहाँ पे आपने एक प्रोविजन बनाया था, मान लो आपने पिछले साल एक प्रोविजन बनाया था, बट बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप प्रोविजन किस लिए बनाते हो? भाई आपका प्रोविजन आपके पास्ट इवेंट की वजह से हुआ, बट ये आपकी आज अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये किसी भी टाइम पे आ सकती है। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड पे आपको अपनी बुक्स करेक्टली रिप्रेजेंट करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, आपने पिछले साल कोई प्रोविजन बनाया था, इस साल क्या आपको वो प्रोविजन रिवाइज करने की, उसको दोबारा से करंट बेस्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बनाने की नीड है? बिल्कुल है बच्चों। आपको अपनी बुक्स में सही पिक्चर दिखानी है, उस सही पिक्चर को दिखाने के लिए आपको अपना प्रोविजन रिव्यू करना पड़ेगा हर साल, और अगर कोई कंडीशन चेंज होती है, कोई अमाउंट चेंज हो जाती है मे बी, तो आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा बच्चों। तो अब मैं इसका एक और अगर आपको बात बताऊं, अगर आपने ऑडिट का पेपर दिया है, F8 का पेपर है बच्चों, F8 ऑडिट, तो उसमें बच्चों हमारा जब हम ऑडिट रिस्क पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि प्रोविजन जो है वो रिव्यू नहीं हुआ है। तो हमारा रिस्क का एक रिस्पॉन्स रहता है कि हमारे को जो हमारे प्रोविजंस हैं वो अपने बेस्ट एस्टिमेट, करंट बेस्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली ही बुक्स में दिखाने हैं। तो ये चीज़ अगर आपने ऑडिट नहीं पढ़ी है तो आप ऑडिट जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, और अगर आप ऑडिट पढ़ चुके हैं तो आप कुछ कुछ चीज़ें रिलेट इससे कर पा रहे होंगे। फिर बच्चों दूसरा पॉइंट, प्रोविजंस प्रोविजंस आर डिस्काउंटेड वेयर द इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मटीरियल। तो बच्चों मेरे साथ समझो ये है क्या। प्रोविजन जो होते हैं बच्चों, हम डिस्काउंट करेंगे वेयर इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज मटीरियल। एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों, आपने अगर IAS 16 पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप IAS 16 की वीडियो देखिए। तो
तो उसमें बच्चों मैंने बता रखा है कि हमारी जो अनवाइंडिंग कॉस्ट होती है। अब बच्चों मान लो फॉर एन एग्जांपल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री का क्या काम होता है बच्चों? जो कंपनीज एक्सप्लोरेशन में लगी होती हैं वो पेट्रोल निकालती है, वो ऑयल रिग्स को जो है सी बेड के अंदर डालती हैं और उसके बाद वहाँ से पेट्रोल को एक्सप्लोर करती हैं, क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर करती है वहाँ से। बच्चों उस केस में ना जब हम उसको ऑयल रिग्स को वहाँ पे प्लेस करते हैं तो बहुत साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल वो ऑयल रिग्स वहीं पे रहते हैं। बच्चों उस वजह से वहाँ की जो नेचुरल लाइफ होती है, जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ होती है और जो वहाँ की हैबिटेशन होती है, कोई भी चीज़ है वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब रहती है। दूसरा, पॉल्यूशन बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों, कुछ सालों बाद जब कंपनीज की वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, भाई नीचे से ऑयल और नहीं निकल रहा, तो कंपनीज को उस ऑयल रिग को दोबारा लगाने से बेटर जो उसको निकालने का खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उस केस में कंपनी क्या करती है, छोड़ो यार इसको यहीं पड़े रहने दो, इसको यहीं पड़े रहने दो, जो दूसरी जगह पे दूसरा ऑयल रिग लगा दे। तो गवर्नमेंट एक पॉइंट लाती है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम ऐसा अलाउ नहीं करेंगे आपको करने के लिए। आपने अगर यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करी है तो आपको उस एरिया को रिस्टोर करना पड़ेगा, उस साइट को दोबारा से उसी कंडीशन में वापस लाना होगा जिस कंडीशन में आपने ली थी। तो बच्चों अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो 20 साल बाद आपको अनवाइंड करना होगा अपना प्रोजेक्ट। आपने वहाँ पे आपको पता चलता है कि 20 साल बाद मेरे को इसकी कॉस्ट मान लो 5 मिलियन आएगी, $50 लाख इसकी कॉस्ट आएगी। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता बच्चों कि आज अगर आप वहाँ पे कोई एसेट लगा रहे हो तो उसी की कॉस्ट में आप उसकी अनवाइंडिंग को भी इंक्लूड करो? बिल्कुल बच्चों, IAS 16 में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हमारे को अनवाइंडिंग को भी इसमें इंक्लूड करना होता है। और हम अनवाइंडिंग को किस अमाउंट पे इंक्लूड करते हैं बच्चों? हम अनवाइंडिंग को इंक्लूड करते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। मतलब 5 मिलियन को आज 20 साल, अगर हम 5 मिलियन 20 साल बाद के, ये समझो हमें भाई फ्यूचर वैल्यू हमारी, मान लो फ्यूचर वैल्यू है 50 लाख डॉलर। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू को आज हम इंक्लूड करेंगे अपनी बुक्स में और इस पे हर साल इंटरेस्ट लगाते रहते हैं, जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या हमारे को इंटरेस्टेड इम्प्लिसिट दे रखा होता है। तो हमारा जो मेन मुद्दा वो यही है बच्चों की इस फ्यूचर वैल्यू जो 50 लाख हम 20 साल बाद पे करेंगे उसकी आज की वैल्यू को हम अपनी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करें। और इसके लिए हमारे को एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है डिस्काउंटिंग का, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी हम देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट मटेरियल हो जाता है बच्चों इन केसेस में। तो होप करता हूँ आपको कुछ कुछ चीज़ें आप समझ आएंगी। आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री, क्लीन अप कॉस्ट इन एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री। फिर बच्चों थर्ड पॉइंट देखना मेरे साथ, प्रोविजन is not only expensed of in P&L, it can also go in asset cost. Example, environmental cleanup cost. बच्चों आप मेरे साथ समझेगा ये है क्या? Provision is not only expensed off in P&L, it can also go in asset cost. बच्चों अभी हमने देखा वही एग्जाम्पल, जब हमने ये देखा कि 20 साल बाद हमारे को कुछ अमाउंट पे करनी होगी, 5 मिलियन जो हमने माना। तो बच्चों क्या मैं इसको आज ही एक्सपेंस ऑफ कर दूँ या मुझे इसको एसेट कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए? भाई ये एसेट का खर्चा है, आज एसेट खरीदा उस वजह से ये अराइज होगा और वो हम ऑयल रिग जो लगा रहे हैं उस वजह से ये अराइज होगा। तो इसको हम एसेट कॉस्ट में ही इंक्लूड करते हैं रादर देन इन P&L एंड एक्सपेंसिंग इट ऑफ इन द सेम ईयर। तो इसका एग्जांपल बच्चों आप लिख सकते हो एनवायरमेंटल क्लीनअप कॉस्ट। अब बच्चों मेरे साथ एक क्वेश्चन भी करो, थ्योरी तो बहुत हो गई, थ्योरी की बातें तो हमने बहुत कर ली, अब एक क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। बच्चों कैम्ब्रिज कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2024. Cambridge Company was informed on 31st December 2024 that due to change in environmental legislation, it will be required to pay environmental cleanup cost of
$5 million on 31st December 2009. ठीक है. The relevant discount rate in this case is 10%. The discounted value of $1 are as follows. तो बच्चों यहाँ पे हमारा $1 इन 5 years की वैल्यू 0.621 दे रखी है हमारे को. डिस्काउंट 10% और हमारा 20x9 में हमारे को पे करना है. लगा रहे हैं हम 20x4 के एंड में, 20x9 के एंड में पे करेंगे तो 20x5, 20x6, 20x7, 20x8, 20x9 5 years पूरे हो गए बच्चों. तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्लीन अप कॉस्ट आज आपको पे करनी है? बच्चों आज तो आपको ये पे नहीं करनी. तो हम इसकी अमाउंट कौन सी इंक्लूड करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू. आज के दिन भाई ये तो फ्यूचर वैल्यू हुई ना, 5 मिलियन तो फ्यूचर वैल्यू हुई. प्रेजेंट वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे आज के दिन अपने प्रोविजन में 20x4 के दिन. तो क्या अमाउंट बनेगी बच्चों? हमारे को यहाँ पे फैक्टर बना के दिया हुआ है तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मिलियन इंटू 0.621. ये हमारी आज की कॉस्ट होगी जो कि आकर निकलेगी 31,05,000. बच्चों 31,05,000 हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई आज के दिन 20x4 के दिन, जिस दिन हमने ये एसेट लगाया है, खरीदा है. तो ये अमाउंट हम प्रोविजन का बनाएंगे किस साल में? 20x4 में. अब सर ये 20x5 का क्यों पूछ रहे हैं? सेम नहीं होगा? नहीं होगा बच्चों. हमने IAS 16 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था अनवाइंडिंग का. तो अगर आपको इस बारे में कुछ, अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो भी देख सकते हैं. उसमें मैंने डीपली ये पूरा टॉपिक समझाया है. तो इस केस में बच्चों मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बताऊंगा. हम यहाँ पे बच्चों, अब मेरे को एक बात बताओ, एक साल बीत गया, हमारे को पे कितना करना है? हमारे को पे तो करना है 5 मिलियन, बट हमने बनाया कितने का है? 3.1 मिलियन. बच्चों 5 मिलियन पे करना है, 3.1 मिलियन का बनाया है, तो बाकी के कौन देगा? भाई बाकी के 1.9 मिलियन कौन पे करेगा? तो बच्चों वो 1.9 मिलियन भी हम ही पे करेंगे. वो 1.9 मिलियन हम 5 साल के अंदर इंटरेस्ट वाइज ऐड करते रहते हैं और प्रोविजन अमाउंट में बढ़ाते रहते हैं. तो हमारी एक एंट्री होती है बच्चों, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, सॉरी टू हमारा जो वो होता है एसेट, सॉरी बच्चों प्रोविजन, टू प्रोविजन, आई एम रियली सॉरी, टू प्रोविजन. तो ये अमाउंट किस बात, कितने अमाउंट की बनेगी? 10% ऑफ 310,500. तो ये आपके अमाउंट कुछ बन जाएगी 310,500, तो 3,10,500. तो आपका अगर मैं कहूँ कि प्रोविजन कितना होगा 20x5 का, तो वो कितना होगा बच्चों? भाई एक तो ओपनिंग प्रोविजन, ओपनिंग कितना था? 31,05,000 प्लस जो हमने फाइनेंस कॉस्ट ली तो 3,10,500. तो ये कितना बन के आ जाएगा टोटल? 341,550. तो बच्चों इससे हमारे को अमाउंट अपनी पता चल गई नेक्स्ट ईयर की, क्या अमाउंट हमारी प्रोविजन में रिफ्लेक्ट करेगी. तो अब मुझे लगता है आपको कुछ कुछ चीज़ें बेटर क्लियर होने लग गई होंगी बच्चों. बेसिकली इसमें हमारे को कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बट चीज़ों को नॉर्मली समझना है. अगर आपको फिर भी ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है IAS 16 का लिंक. आप वहाँ जाके देख सकते हैं और चीज़ों को और बेटर समझ सकते हैं. फिर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. टाइप्स ऑफ प्रोविजन. बच्चों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोविजन. बच्चों अगर आपको कभी फील होता है कि हम जोन आउट हो गए कोई चीज़ है, तो आपके पास यूट्यूब में तो फैसिलिटी है, आप बैक करके भी देख सकते हैं. तो बच्चों प्लीज़ कोई भी टॉपिक को छोड़िएगा मत, सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. जो मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पेपर में.
ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आगे। टाइप्स ऑफ प्रोविजन। बच्चों सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसमें वारंटीज। ये वारंटीज को हम कैसे ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं। बच्चों वारंटी हमने समझी होती क्या है। भाई हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस पर हम वारंटी दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को कि कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे पास ला सकते हैं, हम इस डिफेक्ट को करेक्ट कर देंगे, नहीं तो हम आपको रिप्लेस करके देंगे। तो बच्चों वारंटी में कस्टमर जो है, एक तो है कि कस्टमर इसको हम देते ही हैं अपने कस्टमर को, 1 साल की वारंटी देते हैं। और कभी कभार बच्चों हम एक्सटेंडेड वारंटीज भी ऑफर करते हैं इन केस ऑफ लैपटॉप्स। लैपटॉप से केस में बच्चों हम एक्सटेंडेड वारंटीज भी बेचते हैं, तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जो हमारे को कस्टमर पे करता है। तो बच्चों यहाँ पे जो कस्टमर है, कस्टमर दोनों तरीके से कर सकता है। कस्टमर के पास एक तो जो हम वारंटी देते ही हैं, जो एक लीगल वारंटी हम देते हैं भाई 1 साल की, या हम अज्यूम करते हैं वॉट एवर इट इज, हम 1 साल की वारंटी देते हैं। और 2 साल की वारंटी हम एक्सटेंडेड ऑफर करते हैं। अगर आपको खरीदनी है तो आप वो भी खरीद सकते हैं। तो कस्टमर कैन बाय एक्सटेंडेड वारंटी सेपरेट। तो अगर तो वो उसके पास ऑप्शन है, वो सेपरेटली बाय कर सकता है। तो उस केस में अगर उससे सेपरेटली बाय करा है तो बच्चों ये सर्विस टाइप वारंटी होती है। दिस इज अ सर्विस टाइप वारंटी, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको हम ही वारंटी दे रहे हैं, उसके पास ऑप्शन नहीं है और खरीदने का, तो अश्योरेंस टाइप वारंटी होती है ये बच्चों, जो हम इसी में ही देखेंगे IAS 37 में। और बच्चों ये हम देखते हैं IFRS 15। ये वाली हम IFRS 15 में देखते हैं और ये वाली हम IAS 37 में देखेंगे बच्चों, इसी में जो हम पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको पहले तो कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ है ये। तो मेरे साथ समझिए बच्चों, वारंटीज़ के बारे में बात हो रही है। पहले तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको वारंटीज़ के बारे में पता है कि हम वारंटीज़ क्या मान रहे हैं और क्या है। बच्चों वारंटीज़ जो है, अगर कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो एक्सटेंडेड खरीद सकता है, वो वारंटी सेपरेटली खरीद सकता है, तो उस केस में बच्चों अगर वो वारंटी सेपरेटली खरीदता है, तो क्या मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि मैं एक सर्विस बेच रहा हूँ। भाई मैं डेल हूँ, आपने मेरे से लैपटॉप लिया, मैं आपको बोलता हूँ कि 1 साल की वारंटी तो मैं आपको लैपटॉप के साथ देता हूँ, और 2 साल की वारंटी आप मेरे से एक्सटेंडेड ले सकते हैं $50 देकर। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या आपने 1 साल की वारंटी के लिए जो आपको मैंने ऑफर करी उसके लिए कुछ पे करा जो मैं ऑफर करता हूँ? नहीं। बट आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली जिसके लिए आपने $50 पे करा। बच्चों वो $50 जो आपने पे करे, क्या ये एक तरीके से मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ आपको? भाई एक जगह मैं गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और दूसरी जगह मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये तो बच्चों आपको रेवेन्यू में पढ़ने चाहिए ना। IFRS 15 रेवेन्यू को रिलेट करता है। तो IFRS 15 में ऐसी चीज़ों की वारंटी को हम सेपरेटली देखेंगे। बाकी अगर मैं आपको जो 1 साल की वारंटी खुद देता हूँ, वो एक अश्योरेंस है कि भाई मेरे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर ले जाइए, 1 साल तक कुछ भी होता है तो आप मेरे पास लाइएगा, मैं इसको करेक्ट करके दूंगा। तो अश्योरेंस टाइप वारंटी को बच्चों हम इसी में ही देखेंगे, ये हमारे IAS 37 के स्कोप के विद इन ही आता है। तो अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल आप मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं। बच्चों एक लैपटॉप है जो मैंने सेल करा, कितने का, $100 का। इसके साथ मैंने लीगल वारंटी दी है आपको 2 साल की। भाई 2 साल की मैं आपको वारंटी दे रहा हूँ, इसके साथ ही इंक्लूडेड। और अगर आपको 2 साल की और चाहिए तो आप बाय पेइंग $20 ईयर 3 एंड ईयर 4 की भी वारंटी ले सकते हैं। बच्चों अब मैं अपना एस्टिमेटेड डिस्काउंटेड कॉस्ट ऑफ डिस्काउंटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर
फॉर फर्स्ट 2 years बोलूँ, जो मैंने आपको लीगल वारंटी दी है भाई, उसका मैं ये मानता हूँ कि मेरी एस्टिमेटेड ये कॉस्ट आएगी 2 साल में, जो कि आज के दिन की प्रेजेंट वैल्यू आगे बनती है $40,000। और बच्चों मैं एस्टिमेट करूँ कि $50,000 मेरी कॉस्ट आएगी इन ईयर 3 and 4 while providing एक्सटेंडेड वारंटी। भाई एक्सटेंडेड वारंटी के टाइम में मैं मानता हूँ मेरा $50,000 की प्रेजेंट वैल्यू का खर्चा आएगा, या उस समय की ही $50,000 का खर्चा आएगा। तो अब मेरे साथ देखिएगा कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। बच्चों इसमें दो केसेस बनेंगे। एक तो IAS 37। बच्चों जो मैंने फर्स्ट 2 years का दिया वो तो अश्योरेंस टाइप वारंटी है। भाई मैं तो आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ ना, आप अगर एक्सटेंडेड नहीं भी खरीदते तो अगर आप लैपटॉप खरीदो $100 ही मेरे को दो तो भी मैं आपको ये 2 साल की वारंटी तो प्रोवाइड करूँगा। तो बच्चों इस केस में फर्स्ट 2 years की वारंटी को हम IAS 37 के अंदर ट्रीट करेंगे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा बच्चों? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। क्या अमाउंट से बनेगा बच्चों? 40,000। फिर IFRS 15 में बच्चों हम कौन से सालों का लेंगे? ईयर 3 and 4। बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं आप, ईयर 3 and ईयर 4। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सर्विस टाइप वारंटी दी है उसको, भाई एक्सटेंडेड वारंटी दी है, और उसको ऑप्शन दी है कि आप तीसरे और चौथे साल में भी कोई दिक्कत आए तो हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको उसको करेक्ट करके देंगे। तो बच्चों इस केस में क्या मैं ये नहीं मानूंगा कि मैंने ये जो $20 लिए ये मैंने अलग सर्विस बेची? भाई ये $20 की तो अलग सर्विस हो गई ना। तो बच्चों आज जब मैं ये सेल करूंगा तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? भाई कैश आएगा एक तो, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 120। भाई $100 लैपटॉप और $20 सर्विस टू रेवेन्यू। बच्चों मुझे ये बताओ आज का परफॉर्म्ड रेवेन्यू कितना है? भाई आज के दिन मैंने ऑब्लिगेशन कितने की पूरी कर दी? भाई लैपटॉप दे दिया, लैपटॉप की ऑब्लिगेशन तो पूरी हो गई। सर्विस नहीं प्रोवाइड करी है, सर्विस मैं कब प्रोवाइड करूंगा? ईयर 3 and ईयर 4 में। तो वो वाला रेवेन्यू तो मैं इंक्लूड अभी नहीं कर सकता आज के रेवेन्यू में। तो आज मैं सिर्फ $100 जो लैपटॉप बेचा उसका रेवेन्यू इंक्लूड करूंगा, और एक बनाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट, ये $20 बच्चों में डालूंगा इसमें। $20 मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, और ये डेफर्ड इनकम मैंने इसको ट्रीट करूंगा। ये मेरी डेफर्ड इनकम हो गई बच्चों। तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। अब बच्चों ये जो मैंने $20 मैंने आज मिल गए, क्या ये मेरे आज की इनकम है या मेरे को एडवांस मिला है? एडवांस मिला है बच्चों, तो ये आज के रेवेन्यू में तो इंक्लूड हो नहीं सकता। तो हम इसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट। और बच्चों अब जब हमारी ईयर 3 में मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। ईयर 3 के एंड में मैं क्या एंट्री पास करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। कितने से बच्चों? 2 साल की दी है, तो 2 साल $20 में, एक साल कितना? $10 में। तो $10 मैं मानूंगा भाई मेरा इस साल की रेवेन्यू में इनकम आ गई, और जो भी खर्चा होगा वो मैं P&L अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट कर दूंगा। और यही सेम एंट्री बच्चों ईयर 4 में भी होगी। और ये जो अब 50,000 का खर्चा है सर, इसका क्या होगा? तो इसका बच्चों $50,000 इज कॉस्ट ऑफ fulfilling the contract it is recoverable as expense when incurred। तो बच्चों ये जो हमारा $50,000 का है ये कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट है। भाई जो मैंने $20 का इनकम कमाई उसकी वजह से ये $50,000 का खर्चा होने वाला है। तो भाई ये तो जब भी इनकर होगा इसको मैं एक्सपेंस की तरह P&L में दिखा दूंगा, जो मैंने आपको बताया। तो इसकी अकाउंटिंग तो सिंपल है, एक्सपेंस नॉर्मल, भाई एक्सपेंस टू कैश, जब पे करेंगे टू कैश, या फिर नहीं पे करा टू
हमारी लाइबिलिटी टू करंट लाइबिलिटी टू पेबल्स। दैट्स इट बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डीकमीशनिंग। भाई पहला हो गया वारंटी, अब दूसरा लिखो डीकमीशनिंग और अदर इन्वायरमेंटल कॉस्ट। तो डीकमीशनिंग और अदर इन्वायरमेंटल कॉस्ट बच्चों ये क्या होती है ये भी देख लेते हैं। बच्चों डीकमीशनिंग और अदर इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है जो हमने अभी पढ़ा। भाई एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री में डीकमीशनिंग की कुछ कॉस्ट आती है। तो बच्चों इसका हमने ट्रीटमेंट पहले भी देखा बट अब मेरे साथ दोबारा देख लो एक बार और इसको नोट भी कर लेना। एसेट अकाउंट डेबिट। भाई एसेट की अमाउंट में मैं डेबिट कर दूंगा। क्या डेबिट करूंगा जो इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है टू प्रोविजन अकाउंट। और ये किस अमाउंट पे होगी प्रेजेंट वैल्यू पे बच्चों। ये प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दूंगा मैं। और क्या करेंगे हम बच्चों ये एसेट बन गया है। प्रोविजन जो है वो हमारा एसेट में ही हम दिखा रहे हैं तो इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और बच्चों अब हम देखते हैं अनवाइंड के केस में क्या होगा जब हम इसको अनवाइंड करेंगे। भाई हर साल जब हम इसको हर साल हमारे को इसका ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा फाइनेंस कॉस्ट। तो उसकी एंट्री क्या होगी बच्चों फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और प्रोविजन। तो फाइनेंस कॉस्ट हमारी डेबिट हो जाएगी प्रोविजन में ऐड हो जाएगा और ये फाइनेंस कॉस्ट चली जाएगी पीएनएल में खर्चे की तरह। फिर बच्चों जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी। पेमेंट करते समय जब आप इसको सही में इसकी डीकमीशनिंग कर रहे होंगे या एनवायरनमेंट को रिस्टोर कर रहे होंगे तो जो आप पेमेंट करोगे उस समय एंट्री क्या पास होगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट। बैंक। भाई बैंक से आप अमाउंट पे कर दोगे और प्रोविजन को कम कर दोगे तो इसलिए तो हमने प्रोविजन बनाया था। तो बच्चों इस तरीके से हम डीकमीशनिंग की अकाउंटिंग करते हैं। अब मेरे साथ देखिएगा बच्चों तीसरा पॉइंट फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। क्या चीज़ है ये क्या बना है ये भी समझ लेते हैं। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। तो बच्चों मेरे साथ लिख भी लेना प्रोविजन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। तो बच्चों यहाँ एक और पॉइंट है इट इज नॉट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। बच्चों अब मेरे साथ समझो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का एक एग्जाम्पल। बच्चों आज के दिन ईयर 2023 का एंड है मान लो। मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि आगे 5 साल क्या होगा। तो बच्चों मैंने आगे 5 साल में देखा कि मेरे लॉसेस होंगे। मैंने देखा कि मेरे बहुत लॉसेस होंगे आगे 5 साल में। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ क्या मुझे इसका प्रोविजन बनाना चाहिए। कुछ कहेंगे हाँ कुछ कहेंगे नहीं बट सही आंसर क्या होगा बच्चों मुझे इसका प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए। तो सर क्यों नहीं बनाना चाहिए भाई आपके लॉसेस होंगे आपको पता है। बट बच्चों मेरे पास एक ऑप्शन भी तो है। हो सकता है मैं फ्यूचर के लॉसेस देख के बिजनेस बंद कर दूं। भाई मैं अगर बिजनेस ही बंद कर देता हूँ तो लॉसेस थोड़ी होंगी। तो फिर क्यों मैं प्रोविजन बनाऊं। क्या ये किसी पास्ट इवेंट की वजह से आज की ऑब्लिगेशन है। भाई आज की तो कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। आज तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो फ्यूचर में होगा बट होगा भी तो फ्यूचर की वजह से ही। फ्यूचर का ही इवेंट है। तो ऐसी चीजों का फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का या मे भी हो सकता है बच्चों कोई कोई एक्सपेंडिचर हो कोई रिपेयर का खर्चा हो इन सब चीजों का आप प्रोविजन नहीं बनाओ। प्रोविजन नहीं बनाओ बच्चों। इन चीजों का प्रोविजन नहीं बनता है बुक्स में। तो
ऐसे ऐसी चीजों को आप इग्नोर कर दोगे, प्रोविजन नहीं बनेगा बच्चों। फिर 4 पॉइंट समझते हैं। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत अच्छा टॉपिक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हमारा। बच्चों समझो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ऑनरस का मतलब होता है बच्चों बर्डन। कुछ चीजें आप पे बर्डन क्रिएट करती हैं, तो ये बर्डन सम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब बच्चों बर्डन सम कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ होते हैं ना, कुछ हमारी फ्रेंडशिप्स होती है जिनको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक है। तो ये कुछ ऐसी ही है, वो बर्डन होता है हमारे लिए भाई, हमारे को उनको झेलना पड़ता है। उनको ना तो हम बेयर कर पा रहे होते हैं, ना उनको हम छोड़ पा रहे होते हैं। कुछ टॉक्सिक चीजें हमारी लाइफ में एंटर कर जाती है। तो बच्चों उसमें ऐसे, ये तो चलो मजाक हो गया, बट अगर मैं आपको बताऊं, मान लो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा और वो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपके लिए, तो बच्चों क्या आपको उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या आपको उसके लिए प्रोविजन बनाना चाहिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों देखो मेरे साथ, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, unavoidable costs of meeting an obligation are the lower of, एक है बच्चों कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों मेरे साथ समझो ये चीज है क्या? इसका मतलब क्या है? अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग एन ऑब्लिगेशन आर द लोअर ऑफ, भाई ये कॉस्ट तो आएगी ही आएगी, अनअवॉइडेबल है और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए हो, तो इसका जो दोनों में लोअर होगा वो हम अपना प्रोविजन का अमाउंट बनाते हैं। बच्चों इसका मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मान लो बच्चों भाई XYZ की शादी हुई, भाई एक्स बंदा है उसकी शादी हुई, एक्स और वाई की शादी हुई। एक्स हस्बैंड है, वाई वाइफ है। वाई जो है वो हस्बैंड के पीछे पड़ी रहती है, वो उनसे लड़ती रहती है, हस्बैंड बहुत परेशान है बेचारे। तो अब वो क्या करें, या तो भाई उनको निभाते रहे, उनके खर्चे उठाते रहे पूरी जिंदगी, परेशान रहे बेचारे, या डिवोर्स ले लें। डिवोर्स भी तो ले सकते हैं, परेशान है इतना, नहीं सहा जा रहा तो डिवोर्स ले लो। बट दोनों में आएगा कुछ खर्चा। अगर बीवी को रखते हो तो खर्चा आएगा, वो बोलेगी मेरे को गिफ्ट दिलवाओ, लुई विटॉन का दिलवाओ, दियोर दिलवाओ। तो अब वो यहाँ पे आपसे गिफ्ट्स मांग रही है। दूसरे केस में वो पेनल्टीज। बच्चों अब आप हो सकता है कि अगर आप डाइवोर्स लेते हो तो कुछ पेनल्टीज आपको मे भी पे करनी पड़े। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे साथ समझो, या फिर एक काम करते हैं, मैं आपको इसका एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ ये है क्या। बच्चों ये क्वेश्चन मेरे साथ देखिएगा, यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 300 मीटर्स ऑफ सेल फ्रॉम चाइना कंपनी ईच मंथ फॉर $9 पर मीटर। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है 300 मीटर सिल्क का, चाइना कंपनी से आप हर महीने लेते हो $9 पर मीटर। फ्रॉम ईच मीटर ऑफ सिल्क यू मेक सिल्क शर्ट, यू मेक वन सिल्क शर्ट, भाई हर मीटर से एक सिल्क शर्ट बनाते हो आप। यू ऑल्सो इंकर लेबर एंड अदर डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ $8 पर शर्ट। ठीक है जी। तो बच्चों क्या मुझे कोई बता सकता है कि शर्ट की कॉस्ट क्या पड़ेगी हमारे को, भाई 9 + 8 $17 की कॉस्ट पड़ेगी। Usually you can sell each shirt for $22, but in late July 2008, the market price falls to $14। बच्चों खतरे का साइन हो गया। भाई $22 का जब तक बिक रहा था तब तक तो प्रॉफिट दे रहा था, तब तक तो मजा आ रहा था, भाई प्रॉफिट बन रहा है, $5 का प्रॉफिट बन रहा है। बट अब प्राइस गिर के हो गया $14। अब आपने एक, आपकी ऑब्लिगेशन है, वो आपने, आपको कपड़ा लेना ही लेना होता है, अब आपको उसको बेचना है, $14 पे बिक रहा है, तो क्या करें।
तो बच्चों आपका कितने का लॉस हुआ? 17 माइनस 14, $3 का लॉस है। यू आर कंसिडरिंग सीजिंग प्रोडक्शन सिंस यू थिंक दैट द मार्केट मे नॉट इम्प्रूव। तो अब आप सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं प्रोडक्शन ही सीज कर दूं, भाई मार्केट इम्प्रूव होने का कोई तरीका तो लग नहीं रहा, प्रोडक्शन सीज कर देते हैं। देखो बच्चों, जो वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो तो आप यहाँ पे समझो कि वेरिएबल है, वो तो आप अगर प्रोडक्शन नहीं करोगे तो नहीं होगी। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो आपको इतना मीटर सिल्क तो लेना ही लेना है चाइना कंपनी से। So you are considering ceasing production since you think that the market may not improve. If you decide to cancel the silk purchase contract without 2 months notice, you must pay a cancellation penalty of $1200 each for the next 2 months. तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अमाउंट का प्रोविजन दिखाओ? अब बच्चों आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन क्या है? दो ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? दो ऑप्शन। ऑप्शन ये है बच्चों कि आप ये शर्ट बनाते रहो, शर्ट मेक एंड सेल। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? प्रोडक्शन सीज कर दो, प्रोडक्शन सीज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। भाई दोनों ऑप्शन है हमारे पास, क्या करें? तो अब बच्चों एक एक रैशनल बंदा क्या करेगा? जिसमें भी लॉस कम हो रहा होगा उसको चूज कर लेगा, भाई लॉस तो सहना है, कहीं ना कहीं तो लॉस तो सहना पड़ेगा, तो जिसमें कम होगा लॉस वो सह लेंगे। तो देखते हैं क्या है बच्चों। अगर मैं शर्ट बनाता हूँ तो मेरे को एक महीने में 300 मीटर कपड़ा लेना है, मतलब मैं 300 मीटर से 300 शर्ट बना सकता हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 300 शर्ट में हर महीने बनाऊंगा इनटू 2 मंथ्स? भाई 2 महीने तक यहाँ पे हमने जब देखा फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 मंथ्स, तो अभी हमारे को 2 महीने तक का तो समझो हमारे को यहाँ पे खर्चा निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी करते हैं तो आपको 2 महीने की तो पेनल्टी पे करनी होगी, तो 2 महीने का ही हम यहाँ पे देख लेंगे। तो 2 मंथ्स इनटू बच्चों हमारे को लॉस कितना होगा? 17 माइनस 14 कह सकते हैं भाई, $17 शर्ट बनाने में लग रहे हैं, $14 की बिकेगी, तो $3 का लॉस होगा। ये निकल कर आता है बच्चों आपका $1800। 300 शर्ट इंटू 2 मंथ्स इंटू $3, तो $1800। ये बच्चों 2 मंथ्स का कॉन्सेप्ट सिंपल यही समझो आप, भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आज कैंसिल भी करते हो तो 2 महीने की तो पेनल्टी पे करनी है। तो आप यही मान लो भाई 2 महीने अगर मैं शर्ट बनाता हूँ तो क्या खर्चा आएगा, तो हम इसको कंपैरिजन के लिए कर रहे हैं। फिर अगर मैं आज इसकी प्रोडक्शन सीज कर देता हूँ तो भाई मेरे को $1200 देने पड़ेंगे 2 महीने के लिए, तो $1200 इंटू 2, $2400। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, रैशनल बंदा क्या चूज करेगा? 1200 इंटू 2, $2400। रैशनल बंदा क्या चूज करेगा? आप हो तो कौन सा लॉस चूज करोगे, $1800 का या $2400 का? अरे सर $1800 ऑब्वियसली। तो बच्चों यही तो प्रोविजन था, यही तो हमारा प्रोविजन था। आप समझे आप प्रोविजन क्या था? तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ क्या? कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। भाई शर्ट बनाएंगे तो क्या लॉस होगा, और पेनल्टी पे कर देते हैं आज तो क्या लॉस होगा? जो दोनों में से कम होगा वो हम चूज कर लेंगे अपने में। तो बच्चों अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको कुछ कुछ बात इसमें समझ आ गई होगी। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे मेरे साथ, करना है तो देखो, इसको मार्क भी करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में बहुत बार आता है, आपको एग्जाम किट में भी इसके बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रोविजन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। बच्चों ये होता क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? भाई या तो बिजनेस में चेंज होता है, कोई स्कोप में चेंज इन बिजनेस स्कोप, भाई बिजनेस के स्कोप में कुछ चेंज आ रहा है, या आप अपने प्लान में कोई चेंज कर रहे हो, चेंज इन प्लान। तो बच्चों इन दोनों केसेस में हम कहते हैं भाई हमारे को रीस्ट्रक्चरिंग हमारे बिजनेस की हो रही है। भाई बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, हो सकता है आप कोई अपना कोई आउटलेट है जिसको आप रिडंडेंट करना चाह रहे हो, तो आपके बिजनेस स्कोप में भी चेंज आएगा, आपके प्लान में भी चेंज आ रहा है। अब बच्चों प्रोविजन, रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे कुछ खर्चे पे करने पड़ते हैं। कैसे खर्चे? रिडंडेंसी पेमेंट्स, ऐसी टाइप की कुछ पेमेंट्स करनी पड़ती है बच्चों आपको। तो
हमारा IAS 37 कहता है कि इस केस में आपको प्रोविजन कब बनाना है। तो मेरे साथ लिखो, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग प्रोविजन। भाई प्रोविजन बनाने का क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया फॉर मेकिंग प्रोविजन, तो एक पहला तो डिटेल्ड फॉर्मल प्लान बन चुका होना चाहिए। भाई आपकी कंपनी ने एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान बना लिया है कि हम भाई रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे और ये हमारा रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए बच्चों? प्लान इज अनाउंस्ड एंड कम्युनिकेटेड। ये एंड कंडीशन है बच्चों, दोनों फुलफिल होनी चाहिए, प्लान इज अनाउंस्ड एंड कम्युनिकेटेड। अगर आपकी ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती है तो आपको इस केस में प्रोविजन बनाना होगा। इस केस में आपको प्रोविजन बनाना होगा। एक तो आपने डिटेल्ड फॉर्मल प्लान बना लिया कि भाई हमने अपना प्लान बना लिए, हम रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएंगे। और दूसरा, हमने हमारा प्लान जो है हमने अनाउंस कर दिया है रिस्पेक्टिव पार्टीज को, भाई जो जो इससे इफेक्ट होने वाले हैं उन सबको हमने अनाउंस कर दिया और कम्युनिकेट कर दिया है। इस केस में आप प्रोविजन जरूर बनाएंगे बच्चों। और तो अब प्रोविजन तो बनाना है, बट इसको भी हम एक एग्जाम्पल से ही देखते हैं। तो बच्चों मेरे साथ देखिएगा एग्जाम्पल ये वाला। बच्चों ऑन मेरे साथ पढ़िएगा, ऑन 12 दिसंबर 2021 द बोर्ड ऑफ शटडाउन कंपनी, भाई शटडाउन कंपनी का नाम ही शटडाउन है तो शटडाउन तो होनी ही होनी है। तो बोर्ड ऑफ शटडाउन कंपनी डिसाइडेड टू क्लोज डाउन अ डिवीजन। The detailed plan was agreed by the board on 20th December 2021 and letters sent to notify customers. तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपना एक डिवीजन क्लोज करेंगे। इसका एक डिटेल प्लान हमने बना लिया है। डिटेल प्लान वाज अग्रीड बाय द बोर्ड ऑन 20th दिसंबर 2021, तो इसका डिटेल प्लान भी बन चुका है। एंड लेटर सेंड टू नोटिफाई कस्टमर्स, भाई हमने अपने कस्टमर्स को भी नोटिफाई कर दिया कि भाई हम बंद करने वाले हैं। बाय द ईयर एंड ऑफ 31st दिसंबर 2021 द स्टाफ हैड रिसीव्ड रिडंडेंसी नोटिसेस। तो 31st दिसंबर 2021 के दिन स्टाफ को भी नोटिसेस चले गए हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? क्या हमारी हम यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मेरा डिटेल्ड फॉर्मल प्लान बन चुका है? क्या वो बन चुका है बच्चों? तो सर बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। फिर क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा प्लान इज वेल अनाउंस्ड, वेल अनाउंस्ड एंड कम्युनिकेटेड? क्या मेरा प्लान वेल अनाउंस्ड और कम्युनिकेटेड है? बिल्कुल है सर। तो सर सर क्या करें? प्रोविजन बनाओ ना यार, फिर बनाओ प्रोविजन। प्रोविजन की नीड है, प्रोविजन विल बी मेड। ठीक है बच्चों, तो होप करता हूँ आपको कुछ कुछ चीजें आप समझ आई होगी। अब मेरे साथ आगे लिखेगा बच्चों, मेरे साथ आगे देखिएगा बच्चों। एक नोट लिखो, नोट, इन केस ऑफ सेल ऑफ ऑपरेशन, in case of sale of operation, recognize provision, recognize provision only if company have entered into a binding sales agreement. तो देखते हैं बच्चों क्या है। In case of sale of operation, recognize provision only if company have entered into a binding sales agreement. बच्चों मान लो आप एक ऑपरेशन अपना सेल ऑफ कर रहे हो, सेल ऑफ कर रहे हो उस ऑपरेशन को, तो उस केस में प्रोविजन कब बनेगा? जब आपकी कंपनी एक बाइंडिंग सेल्स अग्रीमेंट में एंटर हो चुकी होगी। बच्चों अब आप समझो क्यों।
भाई आपका ऑपरेशन सेल हो रहा है, प्रोविजन बनाने की नीड है, बट बच्चों हो सकता है कि आपने प्लान बना लिया हो, कम्युनिकेट भी कर दिया हो, बट हो सकता है आप सेल करो ही ना, क्योंकि भाई प्रोविजन आपको अपना एक ऑपरेशन सेल करना है, बहुत बड़ी बात होती है एक एंटिटी के लिए। तो हम ये तभी मानेंगे कि ये प्रोविजन तभी बनेगा जब आपकी कंपनी एक बाइंडिंग सेल्स अग्रीमेंट में एंटर कर गई है, आपकी कंपनी बाइंड हो गई है कि आपको वो ऑपरेशन सेल करना ही होगा, तो उस केस में आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपने कुछ और इसी पॉइंट्स में देखते हैं अब हम। तो मेरे साथ देखो, what to be included and what not to be included. Included while making restructuring provision. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लो साइड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या जबरदस्त इंपॉर्टेंट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, समझिएगा क्या है। तो बच्चों यहाँ पे पहले तो आप ये लिखो इंक्लूड क्या होगा। इंक्लूडेड, मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लाइक रिडंडेंसी, आप भी मेरे साथ पहले नोट कर सकते हैं, रिडंडेंसी पेमेंट्स टू एम्प्लॉय, अदर पेनल्टीज एंड लीगल कॉस्ट। ये तो आ गया बच्चों आपका इंक्लूडेड में। अब देख लेते हैं नॉट इंक्लूडेड में क्या आएगा। भाई नॉट इंक्लूडेड क्या क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो नॉट इंक्लूडेड में बच्चों आपका पहला पॉइंट आएगा रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग ऑफ continuing staff। दूसरा पॉइंट आएगा बच्चों आपका मार्केटिंग, मार्केटिंग एक्सपेंस। तीसरा पॉइंट बच्चों इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। बच्चों आप समझो ये है क्या। भाई व्हाट टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट नॉट टू बी इंक्लूडेड व्हाइल मेकिंग रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। बच्चों रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन में भी आप क्या चीजें उस प्रोविजन में इंक्लूड करेंगे और क्या नहीं, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें एग्जाम पे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इंक्लूड क्या करोगे भाई, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लाइक रिडंडेंसी पेमेंट्स। भाई जो भी खर्चा रिडंडेंसी से रिलेटेड होगा, रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड होगा, वो इंक्लूड होगा। भाई रिडंडेंसी पेमेंट्स देनी पड़ेगी इंप्लॉइज को, करो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। कोई पेनल्टीज हो सकती हैं जो आपको पे करनी पड़े रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से, वो पे करो। लीगल कॉस्ट वो पे करो। तो ये आपकी इंक्लूड हो सकती है रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन के अंदर। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके इंक्लूड नहीं हो सकते, तो वो ध्यान से देखना बच्चों। रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट स्टाफ। बच्चों आपका कोई स्टाफ था, आपने उनको रिडंडेंसी पेमेंट्स दे दी, अब आप उसको रीट्रेन कर रहे हो अपने दूसरे ऑपरेशन के लिए जहां पे आप उनको लगाओगे, तो वो तो आपके दूसरे ऑपरेशन का खर्चा हुआ ना बच्चों, रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से थोड़ी खर्चा हुआ, वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। दूसरा मार्केटिंग एक्सपेंस बच्चों, आपने कुछ खर्चा मार्केटिंग पे करा, भाई आपने अपने नए ऑपरेशन को मार्केट करा, या आपने भाई अपने कस्टमर को बताना पड़ेगा भाई हम जो भी क्लोज कर रहे हैं वॉट एवर इट इज, तो वो खर्चा बच्चों इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। बच्चों आपने अब नए ऑपरेशन के लिए कोई नया सिस्टम लगाया या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है, उसमें आपने हो सकता है कुछ मिलियंस की इन्वेस्टमेंट करी है,
तो वो आप प्रोविजन में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो आपके लिए अलग खर्चा है, वो आपके अलग ऑपरेशन के लिए खर्चा है, वो आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। तो यहाँ पे बच्चों हमारा प्रोविजन का टॉपिक खत्म होता है। अब हम आगे आते हैं अपने एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है कंटेंजेंट लायबिलिटी। अब हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक कंटेंजेंट लायबिलिटी। बच्चों कंटेंजेंट लायबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, दिस इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ये एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है भाई। हमने प्रोविजन में क्या पढ़ा था? दिस इज अ प्रोबेबल आउटफ्लो होगा हमारा, मतलब 50% से ज्यादा। बच्चों ये पॉसिबल का मतलब होता है 5 to 50%। जब हमारी किसी लाइबिलिटी का अकर होने के चांसेस 5 से 50% है। भाई आपके ऊपर कोई केस कर रखा है किसी एम्प्लॉय ने एक्सीडेंट के लिए, बट आपके जो वकील हैं, जो आपके एडवोकेट हैं, वो आपको बता रहे हैं कि भाई 30% चांसेस ही है कि आप हारोगे, 70% तो आप जीतोगे, 30% चांसेस में आपको पैसे देने हैं। तो बच्चों ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, एक पॉसिबल आउटफ्लो है। प्रोबेबल नहीं है कि ये होगा, पॉसिबल है, हो सकता है। तो बच्चों इस केस में हम क्या करते हैं? हम इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करते। हम इस केस में वी डू नो अकाउंटिंग। बट क्या अकाउंटिंग नहीं करके हम सही कर रहे हैं? नहीं। हमारे को इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हमारे शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए भाई कि हो सकता है केस हार जाए, हो सकता है इतने मिलियन देने पड़ जाए। तो डिस्क्लोज इन अकाउंटिंग, डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसको बच्चों हम अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देंगे। तो हम, और इसमें हम डिस्क्लोज क्या करेंगे? दो चीजें। एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट, भाई इस वजह से आपके बुक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो गया। और दूसरा क्या डिस्क्लोज करेंगे? नेचर। भाई आपने अपना नोट्स टू अकाउंट्स में ये किस तरीके की लाइबिलिटी है, क्या लाइबिलिटी है, किस वजह से ये आने वाला है, इसका नेचर भी हम डिस्क्लोज कर देंगे। बच्चों अब आपके मन में हो सकता है एक सवाल आ रहा हो, जो बिल्कुल सही है, कि सर आपने 5 से 50 का बता दिया, बट अब 5 से कम का कौन बताएगा? 50 से ऊपर का भी बता दिया, 5 से 50 बता दिया, बट 5 से कम तो ठीक है। इफ हमारा जो आउटफ्लो है, इफ आउटफ्लो इस के चांसेस हैं लेस देन 5%, 0 to 5% के चांसेस हैं, उस केस में बच्चों हम इसको बोलते हैं दिस इज अ रिमोट ऑब्लिगेशन। रिमोट ऑब्लिगेशन, और इसको हम अपने बुक्स में कर देते हैं कंप्लीटली इग्नोर। बच्चों 5% चांसेस अगर किसी चीज के हैं तो हम इसको रिमोट ऑब्लिगेशन मान के इग्नोर कर देते हैं कि भाई इतने तो हो ही सकते हैं, इतने तो कोई भी चीज के हो सकते हैं, तो इसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। हमारा आईएएस बोलता है कि इसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक, वो भी छोटा सा है, जिसका नाम है कंटेंजेंट एसेट। तो ये कंटेंजेंट एसेट क्या है ये भी देख लो मेरे साथ। बच्चों कंटेंजेंट एसेट के केस में हम क्या चीज देखेंगे? अब मैं आपको एक एक चार्ट बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। 0% चांसेस है कि कोई ऑब्लिगेशन आएगी, कोई पहले तो आपको मैं कंटेंजेंट एसेट ही समझाता हूँ बच्चों। ये कंटेंजेंट एसेट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कंटेंजेंट एसेट। कंटेंजेंट लायबिलिटी आपको समझ आ गई, बट कंटेंजेंट एसेट क्या है? कंटेंजेंट एसेट कुछ नहीं है बच्चों, इट इज लाइक, मान लो भाई आपकी एक कॉस्मेटिक कंपनी है, एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी आपकी कॉस्मेटिक कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। एबीसी कंपनी कॉस्मेटिक कंपनी में आपके साथ क्या होता है? भाई आपके आपने ये कस्टमर को सेल करा, और कस्टमर के ब्यूटी की जगह कस्टमर की ब्यूटी हो गई खराब। भाई आपने खराब प्रोडक्ट सप्लाई करा, कस्टमर के फेस पे दाने हो गए, मान लो कस्टमर के फेस पे एक्ने हो गया। कस्टमर चढ़ता है कंपनी पे कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट की वजह से मेरी तो स्किन हो गई खराब, भाई मुझे चाहिए इसका हर्जाना कितना, $100 मिलियन। भाई मेरी बहुत कीमती स्किन है, $100 मिलियन दो मेरे को। चाहे इंसान खुद
10 रुपए का इंसान ना हो, लेकिन उसको कितने चाहिए, $100 मिलियन। बच्चों एक मजाक था छोटा सा। $100 मिलियन का केस कर दिया। बट एबीसी कंपनी क्या बोलती है, अरे भाई मैं तो सिर्फ सप्लायर हूँ, मैन्युफैक्चरर तो कोई और है। मैन्युफैक्चरर मान लो है एक्स वाई जेड कंपनी, एक्स वाई जेड कंपनी से हम परचेज करते थे, एबीसी कंपनी परचेज करती थी। तो एबीसी कंपनी बोलती है भाई एक्स वाई जेड कंपनी को, भाई तुम पैसे पे करो, भाई मेरी गलती थोड़ी है, तुमने तुम्हारे प्रोडक्ट की वजह से उसकी ब्यूटी खराब हुई, मैंने तो सिर्फ बेचा इसको अपना ब्रांड नेम लगा के आगे। तो ये जो क्लेम है, ये क्लेम, इसको हम क्या कहते हैं, कंटेंजेंट एसेट। भाई हमारे को हो सकता है इस कंपनी एक्स वाई जेड से पैसे मिले जो हम आगे पे कर पाए, तो ये हमारा कंटेंजेंट एसेट है। अब देखते हैं इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों। अब मेरे साथ एक टाइमलाइन बनाओ। 0% और 100%। बच्चों 0 to 50, 50 to 95 और 95 to 100। बच्चों अगर 0 to 50 मतलब कि पॉसिबल है कि आपको ये पैसा मिलेगा, पॉसिबल है, आपके 40% या 50% चांसेस हैं कि आपको ये पैसा एक्स वाई जेड कंपनी से मिलेगा जो हमने एग्जांपल लिया, तो उस केस में हम इसको कर देंगे इग्नोर। भाई 50% तक तो हम ये मानेंगे कि हमें नहीं लगता पैसा आएगा, आईएएस बोलता है इसको कर दो इग्नोर, आप इस एसेट को डिस्क्लोज नहीं करोगे। मान लो 50 से 95% चांसेस है कि आपको ये पैसा मिलेगा, प्रोबेबल चांसेस है आपको ये पैसा मिलेगा, तो आप इसको करोगे डिस्क्लोज, आप इसको करोगे डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर 95 to 100% के बीच में चांसेस है तो हम इसको मानते हैं ये वर्चुअली सर्टेन है कि भाई 95 to 100 मतलब बहुत हाई चांसेस है, हम मानेंगे वर्चुअली सर्टेन है कि ये पैसा मिलेगा, तो हम इसको रिसीवेबल की तरह, एसेट की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वील रिकॉर्ड इट एज एन एसेट, रिकॉर्ड एज एन एसेट रिसीवेबल, कि भाई ये पैसा हमारे को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ जाएगा। तो हमारा आईएएस इस बारे में ये कहता है बच्चों। अब मेरे साथ एक क्वेश्चन देखिएगा। In which two of the following circumstances would a provision be recognized in the year ended 31st December 2018? तो बच्चों हमने इनमें से चार सिचुएशन में से, इसके आगे पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा लो, चार सिचुएशन में से हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन में हमारे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो हम सारी डिस्कस करते हैं एक एक करके। ऑन 13 December 2018 द बोर्ड ऑफ एन एंटिटी डिसाइडेड the decision was not communicated to any of those affected and no other steps were taken to implement decision until 18 Jan 2018। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि बोर्ड ने डिसाइड तो करा है कि हम एक डिवीजन क्लोज करेंगे, बट कम्युनिकेट नहीं करा है, तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशंस थी प्रोविजन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग के लिए वो मीट नहीं होती, तो इस केस में तो हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे। ठीक है। The board agreed a detailed closure plan on 20th December 2018 and details were given to customers and employees। भाई कंपनी ने एक डिटेल क्लोजर प्लान बना लिया 20 दिसंबर को ही, और कस्टमर्स और एम्प्लॉयज को डिटेल्स भेज दी है। तो इस केस में बच्चों हमारा प्लान भी रेडी है, डिटेल फॉर्मल प्लान भी रेडी है, और कम्युनिकेशन भी हो चुकी है, तो इस केस में प्रोविजन तो बनेगा। फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, द एंटिटी इज ऑब्लाइज्ड टू इनकर क्लीन अप कॉस्ट फॉर एनवायरमेंटल डैमेज caused as a result of the construction of its factory। तो बच्चों ये भी आपका डीकमिशनिंग वाला पॉइंट हो गया, इस केस में प्रोविजन बनेगा। और द एंटिटी इंटेंड्स टू कैरी आउट फ्यूचर एक्सपेंडिचर टू ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर वे इन द फ्यूचर। बच्चों ये तो आपके फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस हो गए। हमने क्या बोला था, इस केस में तो आपका प्रोविजन नहीं बनता, तो इस केस में आपका प्रोविजन नहीं बनेगा क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। दिस इज नॉट योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, तो इस केस में आपका प्रोविजन नहीं बनेगा बच्चों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मूव करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। बच्चों अब है हमारा टॉपिक IAS 10।
A very important and a very small topic, IAS 10 events after reporting date. तो बच्चों पहले तो हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। भाई आपका ये ईयर की बिगनिंग है, ये आपका है रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मतलब कि ईयर एंड। भाई ईयर बिगनिंग हुआ, ईयर एंड हो गया। ठीक है जी, ये आपका पॉइंट है अप्रूवल ऑफ, अभी सारा समझाऊंगा बच्चों, अप्रूवल ऑफ बीओडी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पॉइंट है बच्चों आपका ऑडिट रिपोर्ट इशू। और ये आपका पॉइंट है एजीएम का। तो अब बच्चों मेरे साथ समझो क्या क्या चीजें हैं। भाई ईयर शुरू हुआ, ईयर एंड हुआ, इस बीच में आपके कुछ इवेंट्स हुए होंगे। तो ये इवेंट्स तो आप अपनी बुक्स में बनाओगे भाई, ये इवेंट्स तो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। बट बच्चों अब मुझे बताओ, आपने रिपोर्टिंग डेट के बाद हमारा जो बीओडी होता है, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं आफ्टर द चेंजेस एंड आफ्टर एवरीथिंग, आफ्टर द ऑडिट ऑफ द कंपनी। तो बच्चों उस केस में मान लो यहाँ पे कोई इवेंट होता है, यहाँ पे कोई इवेंट होता है और ये इवेंट को हम जनरली कहते हैं इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। बच्चों अब बीओडी एक बार अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर दिया तो उसके बाद तो चेंजेस होना मुश्किल ही है, उसके बाद तो ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी। भाई जो ऑडिटर है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और एजीएम में सब चीज़ें दे दी जाएगी शेयर होल्डर्स को। तो ये वाले जो इवेंट्स होते हैं बच्चों, ये हम इसको कहते हैं इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। तो अब देखते हैं कि इस केस में हम करेंगे क्या। भाई इवेंट्स जो है ना ये आपके बच्चों, ये दो तरीके के होते हैं। इवेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये इवेंट्स आपके दो तरीके के, एक है एडजस्टिंग इवेंट्स और एक है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अब बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा कि सबका मतलब क्या है और क्यों ये एडजस्टिंग है, क्यों ये नॉन एडजस्टिंग है, और एडजस्टिंग है तो क्या ट्रीटमेंट, नॉन एडजस्टिंग है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसमें है बच्चों इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर आफ्टर ईयर एंड। भाई इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर आफ्टर ईयर एंड। सेकेंड है डेट ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी सेल ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट आफ्टर ईयर एंड। तीसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों फ्रॉड एंड एरर। तीसरा पॉइंट है फ्रॉड एंड एरर का। ठीक है जी। फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट में आपका पहला पॉइंट हो जाएगा फायर, दूसरा परचेज ऑफ मशीनरी, फिर मर्जर एंड एक्विजिशन, फोर्थ फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है जी, अब देखते हैं क्या क्या करना है हमें इसमें। बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे एडजस्टिंग इवेंट्स। ये एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर आफ्टर ईयर एंड। बच्चों आप समझो एक एग्जांपल, मान लो आपकी ईयर एंड बुक्स में एक डेटर स्टैंड हो रहा था कितने अमाउंट का, मान लेते हैं $1 मिलियन का। $1 मिलियन आपके रिसीवेबल्स में थे, ईयर एंड की बैलेंस शीट में आपको एक कस्टमर से, कस्टमर ए से लेने हैं। अब बच्चों आपको उसके 10 दिन बाद,
सिर्फ 10 दिन बाद, अब आपकी बीओडी ने अप्रूव नहीं करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको 10 दिन बाद पता चलता है कि भाई मिस्टर ए तो हो गए इंसॉल्वेंट, इनसे तो भाई कुछ नहीं आने वाला। अब क्या करें बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ईयर एंड के दिन आपकी बुक्स में $1 मिलियन का एक डेटर दिखता है। $1 मिलियन बच्चों एक अच्छी अमाउंट होती है। $1 मिलियन का एक डेटर दिख रहा है और इंसॉल्वेंट हो गया है वो 10 ही दिन बाद। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर आप अभी तक तो आपने ये स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आगे नहीं भेजी है शेयर होल्डर को, बट अगर आप उसमें अभी भी एक डेटर दिखाते हो $1 मिलियन, $10 लाख का, तो बच्चों क्या ये इनकरेक्ट पिक्चर नहीं है? भाई आपकी कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे ही, कि आपके पास एक डेटर था और वो इंस्टॉलमेंट हो गया है, इसका मतलब उससे तो पैसा नहीं आने वाला। भाई तो फिर उसको बुक्स में दिखाना ही क्यों है? उसको तो राइट ऑफ करो ना। दीज आर एडजस्टिंग इवेंट्स, जिन इवेंट्स की बच्चों पहले ही ईयर एंड से पहले की ही हमारी कोई ऐसी कंडीशंस, कोई ऐसी चीज़ें थी जो बिलोंग करती थी कि भाई वहीं से ये रिलेट होकर आज इसको हम देख रहे हैं। तो आज हमें अपनी बुक्स में अगर करेक्ट पिक्चर दिखानी है तो हमारे को उस डेटर को हटाना पड़ेगा, बैड डेट्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, जैसे कि हम अपने बुक्स में करेक्ट पिक्चर अपने शेयर होल्डर्स को दे पाए। दूसरी चीज बच्चों, सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट आफ्टर ईयर एंड। बच्चों आपकी बुक्स में इन्वेंट्री भी दिख रही होगी ईयर एंड पे, मान लो $1 मिलियन की इन्वेंट्री थी, आपने उस इन्वेंट्री को कुछ टाइम बाद ही, मान लो आपने आधी इन्वेंट्री बेच दी $10,000, भाई आधी इन्वेंट्री $10,000 में बिक गई। सेम इन्वेंट्री बिना कोई खराब हुई भी, सेम इन्वेंट्री $10,000 में बिकी, आधी इन्वेंट्री। इसका मतलब $5 लाख की इन्वेंट्री $10,000 में बिक गई। भाई इसका मतलब तो आपकी जो ईयर एंड के बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिख रही थी वो तो ओवरस्टेटेड थी। भाई वो तो आपने ज्यादा दिखा रखी थी, उसकी तो वैल्यू ही नहीं थी उतनी। इन्वेंट्री को बच्चों हम IAS 2 के अकॉर्डिंग हमेशा वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। NRV इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बच्चों उसकी कॉस्ट थी $5 लाख जिसपे आपने रिकॉर्ड कर रखा था, और आपने NRV जो उसकी सेलिंग कॉस्ट थी वो $10,000 थी। तो बच्चों उसकी कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट तो $20,000 ही हुई। 10,000 मतलब पाँच, आधी इन्वेंट्री के 10,000 तो पूरी इन्वेंट्री के $20,000। तो आपको अपनी बुक्स में इसको ठीक करना पड़ेगा, करेक्ट पिक्चर दिखानी पड़ेगी और बुक्स में इन्वेंट्री दिखानी पड़ेगी $20,000 की। तीसरा, फ्रॉड एंड एरर। अगर आपकी फॉर्म में कोई फ्रॉड एंड एरर रिपोर्ट होता है तो आप इसको अपनी बैलेंस शीट को एडजस्ट करके ही अप्रूव करोगे। फिर है बच्चों नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो इन केसेस में अपन एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करते हैं। अब बच्चों ये वाला भी देख लेते हैं। पहला है फायर। बच्चों मान लो आपके पास गुड्स पड़े थे, इन्वेंट्री पड़ी थी $1 मिलियन, और 31 दिसंबर को आपके पास $1 मिलियन की इन्वेंट्री पड़ी थी, और 2 जनवरी को एक आग लग जाती है, एक भीषण आग लगती है और आपकी मान लो 90% इन्वेंट्री जल जाती है, आपकी $900,000 की इन्वेंट्री जल जाती है, 9 लाख की इन्वेंट्री जल जाती है। बच्चों 10 लाख में से 9 लाख की इन्वेंट्री जल गई है, तो पहली बात तो मुझे ये बताओ क्या हम इसको एडजस्ट करेंगे? नहीं करेंगे बच्चों। सर हमारी 9 लाख की इन्वेंट्री चल गई है बुक्स में, तो हम फिर गलत पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे बच्चों। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये इन्वेंट्री जलना एस्टिमेटेड था? क्या इस इन्वेंट मतलब ये फायर, ये कंडीशंस हमारी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी? नहीं करती थी बच्चों, ये कंडीशंस ही नहीं थी, ये तो बाद में अराइज हुई, तो हम इसको एडजस्ट नहीं करते हैं बच्चों। फिर दूसरा है परचेज ऑफ मशीनरी। भाई आपने कोई मशीनरी परचेज करी ईयर एंड के बाद, तो वो भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है, वो भी आप उसको एडजस्ट नहीं करोगे, भाई नेक्स्ट ईयर के बुक्स में दिखाओगे परचेज। फिर आपने कोई मर्जर एंड एक्विजिशन करा ईयर एंड के बाद, तो बच्चों ये भी आपका भाई एक ऐसा इवेंट है जो बैलेंस शीट डेट के दिन एग्जिस्ट नहीं करता था, तो आप उस दिन आप अपनी बैलेंस शीट को एडजस्ट नहीं करोगे। फिर फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है जो फ्लक्चुएट कर गई, भाई मान लो आपने ईयर एंड के दिन आपके पास $1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उसकी अब भाई शेयर मार्केट में फॉल आ गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गई $10,000 की। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या इवेंट
ये जो इवेंट है ईयर एंड के दिन परफॉर्म, मतलब क्या ये एग्जिस्टिंग था ये इवेंट? क्या ये इवेंट ईयर एंड के दिन एग्जिस्टिंग था? नहीं था। तो बच्चों ये भी नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट के अंदर ही आता है। बट अब आप कहोगे सर इसको हम क्या करेंगे, तो अब ये भी देख लो क्या करेंगे भी। नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स के हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों? अगर ये इवेंट है मटीरियल, भाई 10 मिलियन, वो 1 मिलियन की इन्वेंट्री में 90% इन्वेंट्री चल गई, तो ये मटीरियल कह सकता हूँ मैं, मटीरियल। तो इसको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे, सिर्फ ओनली डिस्क्लोज। और अगर ये इममटीरियल है, इममटीरियल है भाई, भाई 1 मिलियन में 10-20 हज़ार डॉलर की इन्वेंट्री जल गई, 10 हज़ार डॉलर की जल गई, तो आप इसको करोगे इग्नोर, इसको आप कर दोगे इग्नोर। फिर नोट, इफ इट इज सो मटीरियल, भाई आपने आपके जो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है वो इतना ज्यादा मटीरियल था कि जो जीसी एजम्पशन थी, गोइंग कंसर्न की जो एजम्पशन थी, दैट गोइंग कंसर्न एजम्पशन एजम्पशन गोइंग कंसर्न की जो एजम्पशन थी वो एडवर्सली इम्पैक्ट हो चुकी है। मतलब आपका गोइंग कंसर्न खतरे में है, हो सकता है कि आपको इस वजह से अपना बिजनेस ही बंद करना पड़ जाए। तो बच्चों उस केस में हम क्या करेंगे, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करोगे बच्चों, एडजस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इवेंट अब एडजस्टिंग हो जाएगा, आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करोगे। तो क्या करेंगे सर, तो वो भी समझ लो। हम इसमें इस केस में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ब्रेकअप बेसिस और लिक्विडेशन बेसिस। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अब बनाएंगे ब्रेकअप बेसिस पे या लिक्विडेशन बेसिस पे बच्चों। क्योंकि अब हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अगर हम उसी तरीके से दिखाते रहे बच्चों, तो हम गलत चीज, गलत पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई हमारा बिजनेस तो बंद हो सकता है, एडवर्सली इम्पैक्टेड है हमारी गोइंग कंसर्न, तो हमारे को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रेकअप बेसिस पे, लिक्विडेशन बेसिस पे बनानी पड़ेगी। ये हमारा IAS 10 कहता है। तो बच्चों यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत अच्छा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग है बच्चों। आपको कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ आई हो तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं इस नंबर पे। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, आप मेरे से इस नंबर पे डाउट पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे डाल के बता सकते हैं अपने डाउट्स। और बच्चों इस चैप्टर का अब आपको क्या करना है, बेसिकली तो आपको ये नोट्स रीड करने हैं, नोट्स बना लिए होंगे आप, ये नोट्स रीड करिए। और इसको रीड करने के बाद, इसको समझने के बाद, कैप्लिन, अगर आप कैप्लिन फॉलो करते हैं तो उस बुक को आप रीड करिए, पढ़िए, और उसके बाद उसकी इलस्ट्रेशंस प्लस जो स्टडी, जो हमारे एग्जाम किट में क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। आज हम अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे। मैं होप करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और इसको बेटर समझने के लिए बच्चों प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। मैं यही आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसके क्वेश्चन ज़रूर बनाएंगे बच्चों। अपने साथ ईमानदारी रखिएगा एटलीस्ट। हमें, अगर हम अपनी ईमानदारी अपने साथ ही नहीं रखेंगे तो हमारे साथ गलत होना वाजिब है। पेपर में बच्चों हम बैठते हैं, हमारे पेरेंट्स की भी हमसे उम्मीद होती है, हमारे फ्रेंड्स की भी होती है, सबकी उम्मीदें होती हैं हमसे। हमें उस उम्मीदों पे खड़ा उतरना है, हमें इस मौके को हासिल करना है, हमें ये पेपर जीत के ही दिखाना है। तो बच्चों अब मैं आपसे विदा लूंगा। बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए एंड पढ़ते रहिए। बाय बाय।